बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें पहले। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 जो है उसका बाकी पोर्शन करेंगे, इसी फंडामेंटल्स का। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी जो है डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ, आपने याद कर लेनी है। तो सबसे पहला जो काम है डेफिनेशन वाला वो है वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म किसको कहते हैं? अब वेव फॉर्म इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद टाइम। यानी कि वेव फॉर्म हम कहते हैं कि जो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है वो तब्दील किस तरह हो रही है टाइम के लिहाज से। ठीक है, उस तब्दीली को, उसका जो इजहार हम करते हैं, जिस तरह उसको जाहिर करते हैं, उसको हम वेव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जो वेव फॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ अक़साम की हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वेव फॉर्म को जाहिर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ठीक है, ऑसिलोस्कोप के ऊपर हम क्या करेंगे, उसका पैटर्न ड्रॉ करेंगे, तो उस पैटर्न का नाम वेव फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी मुख्तलिफ अक़साम है। सबसे पहले तो है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ऐसी वेव फॉर्म जो कि एक डायरेक्शन में हो, यहाँ सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, यहाँ सारी की सारी नेगेटिव होंगी, इसमें कोई भी जीरो क्रॉसिंग नहीं होगी और ये एक ही डायरेक्शन में रहती हैं। और जो बाई डायरेक्शनल है उसमें जीरो क्रॉसिंग भी होगी और वो पीरियडिकली चेंज भी होगी, अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो बाई डायरेक्शनल है उसमें ये साइन वेव आ जाती है, जैसे कि आपको ये सामने नजर आ रहा है कि ये साइनोसाइडल जो वेव फॉर्म है ये वक्त के लिहाज से अपनी मैग्नीट्यूड को भी तब्दील कर रही है और डायरेक्शन को भी तब्दील कर रही है। तो इस वेव फॉर्म को हम कहते हैं ये साइन वेव फॉर्म है। दूसरी स्क्वायर वेव फॉर्म, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और क्लॉक एंड टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल्स। इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी, ये। ठीक है, ये स्क्वायर वेव। पल्स विड्थ यानी कि उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। और इसमें आपने ये याद रखना है दोनों में जो फर्क है, रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर में है, दोनों सिमिलर आपको नजर आ रही है कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। लेकिन दोनों में फर्क कहाँ पे आएगा कि स्क्वायर वेव में पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों जो है वो उनकी जो विड्थ है वो बराबर होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो है ही बराबर ना, ये जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। और दूसरा उनकी जो लेंथ है वो भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि हाफ पोर्शन पॉजिटिव होगा और हाफ पोर्शन जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें देखें ये इसका एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है, ये उसकी विड्थ को जाहिर कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को। राइजिंग और लीडिंग एज, अब ये इसका जो एज है ये राइज हो रहा है, यानी कि जीरो से इसने बढ़ना शुरू किया, ये भी राइजिंग एज है, ये भी राइजिंग एज है, और ये जो है ये फॉलिंग और ट्रेलिंग एज है, यानी कि यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी विड्थ को हम साइकिल कहते हैं। जैसे कि हमने एसी के अंदर पिछली क्लास में देखा था, उसमें 0 से बड़ा 90 पे जाके मैक्सिमम, फिर 180 पे, फिर 270 पे, फिर 360 पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वन साइकिल तो ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया। जो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है वो सिमिलर होती है स्क्वायर वेव फॉर्म के। फर्क दोनों में कहाँ पे आता है कि इसकी दोनों की जो विड्थ है, दोनों हाफ साइकिल, दोनों साइकिल जो है उसके पोर्शन जो है वो मोस्टली विड्थ के होते हैं। एक की विड्थ कम है, दूसरे की विड्थ ज्यादा हो सकती है, यहाँ पहले की ज्यादा है, दूसरे की कम हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट अगर वेव फॉर्म है तो इस तरह की जो वेव फॉर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, बाकी सारे का सारा वही है कि एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड दोनों के बराबर ही होंगे, लेकिन जस्ट क्या है विड्थ में फर्क आएगा, ये भी इसका वन साइकिल बन जाएगी। ठीक है जी,
नेक्स्ट है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म और सॉटूथ। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क जो है वो समझने की जरूरत है। ट्रायंगुलर किसको कहते हैं? जनरली बाई डायरेक्शन होती है, और नॉन साइनोसाइडल यानी कि साइनोसाइडल वो जो हर लम्हा तब्दील हो रही है, जिसकी मैग्नीट्यूड हर लम्हा क्या हो रही है, तब्दील हो रही है, वो ना साइनोसाइडल है। तो ये जो ट्रायंगुलर है ये नॉन साइनोसाइडल। ये देखें, ये आपको ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म नजर आ रही है कि इसमें एक स्टीप बढ़ी है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम पे गया, फिर मिनिमम पे आ गया, और इसको हम रैंप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रैंप। ये जो एक स्टीप सी बनी है इसको हम क्या कहेंगे? ये रैंप है। इसमें एक पॉजिटिव बन गया और स्लोप, और एक नेगेटिव स्लोप बन गई। इसी तरह ये पॉजिटिव स्लोप और ये नेगेटिव स्लोप। इसकी शक्ल चूंकि ट्राई की तरह बन रही है, जैसे एक ट्रायंगल होती है, तो इस वजह से इसको ट्रायंगुलर वेवफॉर्म कहते हैं। वो समझ आ गई? तो ये भी बाई डायरेक्शन है, यानी कि पॉजिटिव पोर्शन भी है और नेगेटिव पोर्शन भी है। और दूसरा जो सॉटूथ है, सॉटूथ हम किसको कहते हैं? आरी को कहते हैं। इसकी जो शक्ल बनती है वो चूंकि आरी के दंदानों की तरह बनती है, रिजेंबल विद टीथ ऑफ द सॉ ब्लेड, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये सॉटूथ वेवफॉर्म है, ठीक है। इसमें देखिए इसका मैग्नीट्यूड पहले बढ़ी है और फिर एकदम डिक्रीज आ जाएगा, फिर बढ़ी है, फिर एकदम डिक्रीज आ गया, फिर बढ़ी है, फिर एकदम, या एकदम पहले ये बढ़ी है, फिर रैंप में आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? डिक्रीज होगा, फिर एकदम बढ़ गई है। ये दोनों तरह के ये इसके जो है वो शक्ल हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रैंप है, सारे के सारे बढ़ रहे हैं, और ये सारे के सारे नेगेटिव रैंप है, ठीक है। और ये इसका बेसिकली एक टाइम पीरियड है, यहाँ से ये मैक्सिमम पे गया, फिर मिनिमम पे, फिर मैक्सिमम पे, फिर मिनिमम। अब ये साइकिल क्योंकि रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसका ये पीरियड कह दिया हमने, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये क्या है? पीरियड है। अब साइकिल की डेफिनेशन क्या करेंगे? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड साइकिल। ये देखिए, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी कि जिस वक्त उसने अपनी डायरेक्शन को तब्दील करना दोबारा से उसी तरह शुरू कर दिया, तो उसको हम कहते हैं वो ट्रिप है, कंप्लीट ट्रिप है। यानी कि ये पहले जीरो था, मैक्सिमम पे गया, फिर मिनिमम मैक्सिमम पे आ गया, और ये जीरो पे चला गया। अब इसने दोबारा वही काम करना शुरू कर दिया, इसलिए यहां से लेके यहां तक इसका क्या बन जाएगा? एक साइकिल बन जाएगा। और इसने जो काम है वो यहां से फिर वही काम करना शुरू कर दिया, इसलिए इसका ये पीरियड है, ये साइकिल है इसका बन गया, ठीक है। और पीरियड साइकिल की समझा कि जब उसने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप पूरा किया, उसके बाद उसने तब्दीली शुरू कर दी, इस वजह से इसको क्या कहते हैं कि वो साइकिल कंप्लीट हो गया। तो साइकिल की डेफिनेशन मैंने कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड साइकिल। और जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं? कि जितना टाइम वो लगाएगा एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम को हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड है। जैसे कि ये यहां से लेके यहां तक इसने जितना भी टाइम कंज्यूम किया, फर्ज करें 10 सेकंड उसने लगाए यहां से लेके यहां तक आने के लिए, तो इसका टाइम पीरियड कितना बनेगा? 10 सेकंड। अगर ये यहां से लेके यहां तक कंप्लीट करने के लिए, साइकिल पूरा करने के लिए अगर वो 15 सेकंड लगाता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 15 सेकंड, ठीक है। तो जितना टाइम उसको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक वेवफॉर्म को लगता है, उसको हम कहते हैं उसका वो टाइम पीरियड है। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेवफॉर्म इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन फुल साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल उसने कंप्लीट किया, उसके दौरान जितना उसको टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं वो उसका टाइम पीरियड है। अब टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कुछ इस तरह से है कि T इज इक्वल टू 1/f, यानी कि दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन होते हैं कि जितना, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कि हमने एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए। अब ये फर्ज करें ये यहां से लेके यहां तक एक ही साइकिल बने और एक ही सेकंड में बने, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी और इसका टाइम पीरियड भी 1 सेकंड होगा। फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी और एक चक्कर उसने कंप्लीट किया तो उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसके दौरान दो जो है वो साइकिल कंप्लीट कर लेता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी थी? डबल हो जानी थी, ठीक है। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ वो f इज इक्वल टू 1/t, ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब ये देखें, ये जो आपको एक वेवफॉर्म यहाँ पे दिखाएगी है, ये क्या बात करेगी? इसमें वोल्टेज मैक्सिमम है
मिनिमम है, ठीक है, यानी कि उसकी पीक वोल्टेज एक तरफ जाहिर हो रही है, एक तरफ नेगेटिव पीक जाहिर हो रही है। और यहाँ पे हमने उसके एंगल लिए हुए हैं कि जब वो 0 डिग्री पे था तो क्या था, 90 पे पहुंचा तो फिर क्या हुआ है, जो लूप है, ठीक है, जब 180 डिग्री पे पहुंचा तो वो फिर उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड किस तरह होगी, ठीक है जी, इसी तरह 360 डिग्री पे। अब ये देखें 1 रेवोल्यूशन यानी कि एक साइकिल इसका कंप्लीट हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक इसको आने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कह देंगे। बात समझ आ गई। और 1 साइकिल इसका बन गया, ये यहां से लेके यहां तक, यहाँ इधर से अगर मैं स्टार्ट करूं ये इधर तक आने के, ये भी इसका 1 साइकिल है, ठीक है। तो एक चक्कर उसने कंप्लीट किया, यानी कि जब वो अपने हालत को उसी तरह रिपीट करना शुरू कर दे, जब भी रेपिटेशन आएगी तो उस वक्त वो साइकिल, जैसे बाईसाइकिल होता है उसके भी 2 पहिए होते हैं, उसके में वो तब्दील हो रहा होता है, ठीक है, एक चक्कर को कंप्लीट कर रहा होता है। एक चक्कर कंप्लीट करने का नाम जो है उसको जितना टाइम लगेगा वो टाइम है उसका पीरियड। और अगर 1 सेकंड में उसने एक ही साइकिल कंप्लीट किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगर 1 सेकंड में उसने 2 साइकिल यानी कि 2 चक्कर लगा लिए तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप समझ आ गई। तो इस तरह हम उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी याद कर लेंगे और टाइम पीरियड भी समझ आ गई, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं वेवफॉर्म के रिलेटेड। जैसे पहली है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू किसको कहते हैं, पीक का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम हाइट, ठीक है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा कीमत जो एक वेवफॉर्म में मौजूद है उसको हम उसकी पीक वैल्यू कहेंगे, वो चाहे पॉजिटिव पीक है चाहे नेगेटिव पीक है, ठीक है। तो वन वे टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत और मैग्नीट्यूड also called the amplitude of an AC quantity is to measure its peak height on a waveform graph, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, उसकी पीक है, ठीक है। तो पीक वैल्यू किसको कहते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू इन अ वेवफॉर्म इज कॉल्ड पीक वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक वेवफॉर्म में उसको कहते हैं उसकी वो पीक वैल्यू है, ठीक है। और इसी पीक वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, पीक वैल्यू कह देंगे या एम्पलीट्यूड, दोनों। आपसे पूछे जाए व्हाट इज एम्पलीट्यूड तो आपने क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू इन अ वेवफॉर्म इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या उसी को हम कहते हैं वो पीक वैल्यू उसकी। अब बात समझ आ गई। अच्छा, पीक टू पीक वैल्यू किसको कहते हैं कि एक पीक से लेके दूसरी पीक तक जितना उसका एम्पलीट्यूड होगा उसको हम कहेंगे वो पीक टू पीक वैल्यू है। जैसे फर्ज करें कि एक पीक उसकी जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, ठीक है, उसके मैक्सिमम जो वोल्टेज की वैल्यू है ये वो पॉजिटिव 10 है, और नेगेटिव में जो मैक्सिमम है वो नेगेटिव 10 है। तो यहाँ से ये 10 है, 10 ये है, तो टोटल कितना हो जाएंगे, पीक टू पीक उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। तो एक पीक से दूसरी पीक तक जितने वोल्टेज की वैल्यू है उसको हम कहते हैं उसकी पीक टू पीक वैल्यू है, ठीक है। तो पीक टू पीक वोल्टेज इसको हम VPP से जाहिर करते हैं, इज अ वोल्टेज ऑफ द वेवफॉर्म which is measured from the top of the waveform called the crust, इसको हम crust कहते हैं, all the way down to the bottom of the waveform called the trough, ये उसका trough है, यानी कि एक crust से लेके एक trough तक जितना भी उसका जो है एम्पलीट्यूड बनेगा उसको हम उसकी पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। The value of the waveform from one peak to another peak is called its peak to peak value। अच्छा, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, यानी कि एक लम्हे के दौरान किसी भी लम्हे जो कीमत होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस क्या बनेगा, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC सिग्नल इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और द करंट एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी लम्हे हम उसकी जो वैल्यू देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब जो ये आपके ग्राफ जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें उसकी पीक वैल्यू को जाहिर कर रहे हैं, P से जस्ट इसको जाहिर करते हैं या V मैक्स से जाहिर करते हैं, ठीक है, 0 के लिहाज से। और यहाँ पे ये इसकी ये नेगेटिव पीक है और ये इसकी पॉजिटिव पीक बन गई है, ठीक है। तो इसकी पीक टू पीक वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी जैसे ही आपको ये जाहिर किया, और इसका टाइम पीरियड जो है वो T है और फ्रीक्वेंसी 1/T उसी तरह बने, ठीक है। अब बात समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट है जी एवरेज वैल्यू।
The average value of an AC current or the voltage is the average of all the instantaneous values during one alternation. क्या मतलब? अच्छा ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी। फर्ज करें यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जाके 10 होगी। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यूज को अगर हम ऐड करें, ठीक है, और इन टोटल वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं, तो उसको हम जैसे हम एक आम एवरेज लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, हम उनके एवरेज लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। अगर वैल्यूज जो है वो 10 हैं टोटल, तो हम 10 को ऐड करेंगे और 10 पे क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे, तो क्या बनेगा, उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने एवरेज क्या लेनी है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट और द वोल्टेज इज द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ड्यूरिंग द वर्ल्ड अल्टरनेशन। एक साइकिल के दौरान जितनी भी आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसकी इंस्टेंटेनियस या एवरेज वैल्यू है। दे आर एक्चुअली डीसी वैल्यूज। ठीक है, एक साइकिल के दौरान इनके यहाँ से लेके यहाँ तक जो एवरेज आई है वो सारी की सारी पॉजिटिव होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एवरेज आई है वो सारी की सारी नेगेटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को हम जमा करेंगे ना, तो ये एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए हम एवरेज क्या लेते हैं, हाफ साइकिल की एवरेज को काउंट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू 63.6% ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि जितने मैक्सिमम वोल्टेज है उनका 63.6%, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं 0.636 वी मैक्स। ठीक है, यानी कि उसका 63.6% जो वैल्यू होती है उसको हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू को क्या कहते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एसी सिग्नल दैट विल हैव द सेम इफेक्ट ऑन ए रेजिस्टेंस एज ए कंपेरेबल वैल्यू ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज और करंट विल हैव ऑन द सेम रजिस्टर। फर्ज करें कि एक रजिस्टर है, उसमें से हमने एसी वोल्टेज भी गुजारे और डीसी वोल्टेज भी गुजारे। आपको पता है कि जब भी रजिस्टर में से हम जो है इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करते हैं तो उसमें हीट पैदा होती है। तो जब दोनों वोल्टेज सेम हीट पैदा करेंगे तो उस वोल्टेज की वैल्यू को हम कहते हैं वो आरएमएस उसकी वैल्यू है। यानी कि जितना फर्ज करें कि हमने 10 वोल्ट डीसी जो उसमें से गुजारे हैं और 15 वोल्ट एसी उसमें गुजारे हैं, तब जाकर दोनों की हीट बराबर हुई है। ये जो एवरेज वैल्यू बेसिकली उसकी डीसी वैल्यू को ज़ाहिर कर रही है ना, तो एवरेज वैल्यू उसका 63% होती है, तो इसलिए वो आरएमएस वैल्यू से क्या होंगे, कम होंगे। और ये बराबर होता है इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, इसको जाहिर करते हैं, और ये होता है 70.7% मैक्सिमम वैल्यू का होता है। ठीक है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका 63.6% एवरेज वैल्यू है और 70.7% जो है उसकी आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो है उसको हम जाहिर करते हैं, द फॉर्म फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म सिग्नल इज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू, ठीक है, एंड द एवरेज वैल्यू। इन दोनों की अगर जो रेशियो हम निकालेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो उसकी फॉर्म फैक्टर है। जैसे मैथमेटिकल अगर हम इसको जाहिर करें तो ये इस तरह बन जाएगा, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आई आरएमएस ओवर आई एवरेज। ठीक है, जो आरएमएस उसकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज की रेशियो को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर, आपने क्या बताना है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू की रेशियो को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द फॉर्म फैक्टर। जो आरएमएस वैल्यू है वो 0.707 आई मैक्स होती है, जैसे कि ये जाहिर हो रहा है, और आई एवरेज जो है वो 0.636 आई मैक्स होती है। अगर ये वोल्टेज की बजाय करंट आ जाए तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1.11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट कोई भी नहीं होता। जब भी ये फैक्टर की बात आएगी तो इसका यूनिट कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, दोनों करंट्स है, तो दोनों के यूनिट जो है वो एम्पेयर डिवाइड करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल होने की बिना पे ये क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर का यूनिट कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन किस तरह करनी है, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। अब बात समझ आ गई।
अच्छा, नेक्स्ट है पीक और क्रस्ट फैक्टर। यहाँ पे ये देखें, इस फैक्टर में कोई पीक आएगी, यानी कि जो पीक वैल्यू हमने पढ़ी थी या क्रस्ट, उसी को हमने कहा था। ये क्या जाहिर कर रहा है, पीक और क्रस्ट फैक्टर इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। यानी कि पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू की रेशियो को क्या कहते हैं, क्रस्ट फैक्टर भी कहते हैं या पीक फैक्टर। जैसे मैथमेटिकली हम इसको जाहिर करें तो इस तरह बन जाएगा, आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ओवर आरएमएस वैल्यू, इन दोनों की रेशियो को क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो उसी तरह ही है, आई एम आर एम एस 0.707 आई मैक्स होती है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई मैक्स कैंसिल 1/0.707, तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 और ये 1.414। तो पीक फैक्टर जो है वो रेशियो है मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का, जबकि जो हमने फॉर्म फैक्टर देखा है वो आरएमएस और एवरेज वैल्यू की रेशियो को कहते हैं। तो बात याद रहेगी। नेक्स्ट है जी फेज। तो फेज क्या है, फेज इज द एंगल एट विच द वेक्टर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। जैसे कोई एक्स वाई प्लेन है जो हमने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ड्रॉ की है, तो उसमें वो जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस के लिहाज से, उसको हम कहते हैं वो उसका एंगल है, या उसी को फेज कहते हैं। जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फेज एंगल। दो फेज एंगल, जैसे ये देखिए एक वेवफॉर्म ये है जो हमने ट्रेस आउट किया यहाँ तक, और दूसरी वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुई और उसका एम्पलीट्यूड भी मुख्तलिफ है, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड भी मुख्तलिफ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्टार्टिंग टाइम ये था एक्स एक्सिस पे, और इसका स्टार्टिंग टाइम ये लेट वाला है, ठीक है। तो ये जितना इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो ये कितना गैप बन है, 30 डिग्री का गैप बन, ठीक है। तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं ये फेज डिफरेंस है। तो ये क्या बनेगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फेज एंगल। तो दो फेज एंगल के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं वो फेज डिफरेंस। आवाज याद रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी कुछ वेवफॉर्म की अकसाम है कि कोई इन फेज होती हैं। जैसे इन फेज क्या है, सच वेवफॉर्म विच आर क्रॉसिंग जीरो लाइन एट द सेम टाइम आर कॉल्ड द इन फेज वेवफॉर्म। ये देखें जीरो लाइन, ये एक्स एक्सिस है, सेम टाइम पे जीरो पे ये भी आई है, यानी कि वोल्टेज की अगर ये वेवफॉर्म है और ये करंट की वेवफॉर्म है, दोनों सेम टाइम पे जीरो पे आई है, सेम टाइम पे मैक्सिमम पे गई है और सेम टाइम पे मिनिमम पे गई है, ठीक है। नेगेटिव पे भी मैक्सिमम पे सेम टाइम पे गई है और पॉजिटिव में मैक्सिमम पे सेम टाइम पे गई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सच वेवफॉर्म विच आर क्रॉसिंग जीरो लाइन एट द सेम टाइम आर कॉल्ड द इन फेज वेवफॉर्म। ये जीरो लाइन को सेम वक्त में क्रॉस कर रही है, और दूसरा इनमें एक और चीज में आपने इजाफा करना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी मैच होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि इसमें जीरो लाइन पे क्रॉस करते इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का सेम होना भी जरूरी है, तो उनको क्या कहेंगे, ये इन फेज वेवफॉर्म है। दूसरी आउट ऑफ फेज वेवफॉर्म, सच वेवफॉर्म विच क्रॉस जीरो लाइन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल आर कॉल्ड आउट ऑफ फेज वेवफॉर्म। ये आपने इधर करेक्ट कर लेना, ये इन फेज नहीं है बल्कि ये क्या है, आउट ऑफ फेज वेवफॉर्म है। अच्छा, जैसे कि ये बन गया, एक वेवफॉर्म यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे जाके खत्म होगी, और दूसरी इधर से शुरू हुई और इधर जाके खत्म होगी, ठीक है। तो इन दोनों डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, यानी कि जीरो लाइन पे ये पहले इसने क्रॉस कर लिया जीरो को, इसने बाद में क्रॉस की है, ठीक है, और इसने इसी तरह पहले क्रॉस किया, इसने बाद में क्रॉस किया। तो जब इनको जीरो लाइन को ये मुख्तलिफ टाइम पीरियड में ये टाइम इंटरवल में क्रॉस करेंगे, तो इन वेवफॉर्म दोनों को हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेज है, ठीक है। नंबर थर्ड है फेज क्वाड्रेचर। If the peaks of the two waveforms with the same frequency, ये सेम फ्रीक्वेंसी का क्या नाम लाजमी है, are 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी कि ये जो आउट ऑफ फेज है, यानी कि ये यहाँ से उठा के अगर मैं इधर ले आऊं, जैसे कि ये है, ठीक है। अगर ये देखें, जब ये मैक्सिमम पे पहुंचा है तो दूसरी मिनिमम पे आ गई है, ये एक वेवफॉर्म मैक्सिमम पे पहुंची है और दूसरी वेवफॉर्म जो है ये जो सॉलिड लाइन है किसको शो करिए, वोल्टेज को, और डॉटेड लाइन शो करिए करंट को, ठीक है। ये देखें, जब करंट मैक्सिमम पे गई है तो वोल्टेज मिनिमम पे है, जब करंट मिनिमम पे आई है तो वोल्टेज मैक्सिमम पे है। तो एक के मैक्सिमम पे आने से दूसरा अगर मिनिमम पे चला गया तो इसको क्या कहेंगे, फेज क्वाड्रेचर है।
if the peaks of the two waves with the same frequency are 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी कि ये 30 की बजाय अगर ये इनका आउट ऑफ फेज जो है वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वो फेज क्वाड्रेचर है, और सेट टू बी इन फेज क्वाड्रेचर नहीं है, ठीक है, ये फेज क्वाड्रेचर यानी कि 90 डिग्री उन दोनों के दरमियान अगर बन रहा है। आउट ऑफ फेज में ये जो फेज क्वाड्रेचर है ये भी है आउट ऑफ फेज, लेकिन इसमें स्पेसिफाई है कि वो 90 डिग्री है, लेकिन आउट ऑफ फेज जो वेवफॉर्म होते हैं उसमें स्पेसिफाई नहीं होता, वो कोई भी एंगल हो सकता है, यानी कि जस्ट उनकी जीरो क्रॉसिंग लाइन डिफरेंट होनी चाहिए। बात समझ आ गई। नेक्स्ट जो है एंटी फेज वेवफॉर्म, इफ द पीक्स ऑफ द टू वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, दे आर सेट टू बी एंटी फेज। जैसे एक वेवफॉर्म ये है वोल्टेज की और दूसरी वेवफॉर्म करंट की है, देखिए एक की पीक पॉजिटिव मैक्सिमम पे गई है तो उसी वक्त उसी दौरान दूसरे की पीक नेगेटिव मैक्सिमम पे जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट जब कर रही होंगी, ठीक है, एक का क्रस्ट होगा दूसरे का ट्रॉप होगा, एक का क्रस्ट है दूसरे का ट्रॉप है, एक का क्रस्ट है दूसरे का ट्रॉप है, तो जब ये इस सिचुएशन में आएंगे, इस हालत में आएंगे, तो इन दो वेवफॉर्म को क्या कहते हैं, ये एंटी फेज है। लैगिंग वेवफॉर्म्स, सच वेवफॉर्म विच लैग बिहाइंड, यानी कि लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना, ठीक है, लैग बिहाइंड द अदर वेवफॉर्म इज कॉल्ड द लैगिंग वेवफॉर्म, और लीड का मतलब होता है आगे निकल जाना, तो लीड का क्या कहेंगे, सच वेवफॉर्म विच लीड्स अहेड ऑफ द अदर वेवफॉर्म इज कॉल्ड द लीडिंग वेवफॉर्म। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक वेवफॉर्म ए है, जैसे कि ये जाहिर हो रहा है, और दूसरी वेवफॉर्म बी है। अब ये देखें कि जब ए 0 पे था तो उस वक्त अभी बी नहीं आया था, ये जीरो लाइन पे, वो बाद में 30 डिग्री बाद में आया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो लीड कर रही है और बी लैग कर रही है। बी जो वेवफॉर्म है चूंकि ये वक्त के लिहाज से बाद में आई है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये लैगिंग है, बी यहाँ पे लैग कर रही है और ए क्या कर रही है, लीड कर रही है। ये देखें सच वेवफॉर्म विच लीड्स अहेड ऑफ द अदर वेवफॉर्म इज कॉल्ड द लीडिंग। अब ये देखें टाइम के लिए ऐसे ही पहले आ गई जीरो लाइन पे और ये बाद में जीरो लाइन पे आई है, इसी तरह हम देखते जाएंगे तो हर दौरान ये क्या होगा, ये सेम ही चीज को जाहिर करें। तो यहाँ पे ए जो है वो लीडिंग वेवफॉर्म है और बी क्या है, लैगिंग वेवफॉर्म। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है जी फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम किसको कहते हैं, आर द ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। जैसे कि ये हमने ये वेवफॉर्म देखी ना, तो इनके दरमियान अगर कोई हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करेंगे वेक्टर की फॉर्म में, तो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं फेजर डायग्राम कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं, ठीक है जी, बात समझ आ गई।